अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और देखें करीबन ये साल अपने इख्तिताम के करीब है। अक्टूबर शुरू हो गया है जी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सिर्फ एक क्वार्टर एंड देन 2019 विल आल्सो बी बाय बाय। कभी कभी लगता है कि वक्त वाकई पर लगा के जो ना उड़ता चला जा रहा है, लेकिन हम में से हर एक के पास उतना ही वक्त है, उतने ही घंटे हैं, उतने ही दिन हैं। सम पीपल आर एबल टू डू सो मच विद इट और बाकी लोग हमारी तरह हाथ मलते रह जाते हैं और ऐसा लगता है गफलत की गहरी नींद में है। लेकिन नींद से याद आया, नींद हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरह के मैंने पहले भी बात की थी इस हफ्ते में, इट्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग। अगर थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी के उससे देखा जाए तो जी ये मीज़ान का यानी जो आपका स्टार है लिब्रा, उसका टाइम शुरू हो गया और इनका तो निशान ही बैलेंस का है, तो चीज़ें बड़ी बैलेंस में आना शुरू होंगी। तो इसी तरह आपकी बॉडी अगर काम करती है, आपकी बताई हुई हर चीज़ को हासिल करने के लिए मेहनत करती है, तो फिर उसको आराम की ही उतनी ज़रूरत है। इसको इमेजिन कीजिए एक मशीन की तरह। किसी भी मशीन की प्रोडक्टिविटी को अगर आपने ज़्यादातर बढ़ाते रहना है, उसकी लाइफ को लेके चलना है, तो जितना आप उससे काम लें उसी की मुनासबत से उसको आराम भी दें। दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट और यही बात इंसानी जिस्म के लिए, हमारी ज़िंदगियों के लिए भी बहुत अहम है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट और ये पैकेज जिसमें साइंटिफिकली प्रूव किया गया है कि अगर आपने वज़न कम रखना है, अगर आपने एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारनी है और बहुत सारी जो मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस है उससे बचना है, तो अपनी नींद पूरी करनी बहुत ज़रूरी है। लेट्स टेक अ लुक एट दिस। माहिरीन के मुताबिक कैलूले के फौरन बाद आप अगले कई घंटे तक चाक चौबंद रहेंगे और इसके दीगर फवाइद भी हासिल होंगे। कई मुमालिक में तो दफातर में लोग दोपहर में थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। चीन में तो एक कंपनी ने मुलाजमीन के लिए दोपहर खाने के बाद आधे घंटे की नींद लाजमी करार दी है। कैलूला चुस्ती के अलावा मूड भी बेहतर करता है। माहिरीन ने यहाँ तक कहा है कि इंसानी जिस्म और दिमाग पर कैलूला के असरात ऐन किसी आराम पहुँचाने वाली दवा या कैफीन जैसे होते हैं, लेकिन उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। इसी तरह कैलूला का वक्फा 30 मिनट से 1 घंटे तक का हो सकता है। जी जनाब, नींद बहुत अहम है और ख़ास तौर पे अगर बात की जाए टीनेजर्स की। साइंस ये प्रूव करती है कि टीनेज में जब आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, एडोलेसेंस में, तो उससे आपकी थकन ज़्यादा होने लगती है और आपको नींद ज़्यादा आने लगती है। इसके अलावा यही एक स्टडी जेंडर बेसिस पे भी की गई कि ख़वातीन और मर्द में से किसको ज़्यादा नींद की ज़रूरत है और कहा यह गया कि बिकॉज ऑफ द डेली वर्क एंड द स्ट्रेन्स ऑन द बॉडी, क्योंकि दोनों का हार्मोनल बैलेंस एंड फंक्शंस बड़े मुख्तलिफ हैं, तो ख़वातीन को नींद की ज़्यादा जरूरत होती है। प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। एक जमाना था कि हम दुनिया भर के लीडर्स को जब देखते थे तो समझा जाता था कि बड़ी कदावर शख्सियात हैं। नेल्सन मंडेला, विंस्टन चर्चिल, ऐसे लोग जिन्होंने दुनिया में और तारीख में अपना नाम बनवाया। लेकिन अब ऐसा लगता है ये नाम और ऐसी कदावर शख्सियात सिर्फ तारीख का ही हिस्सा बन गई हैं। इसी बात से याद आया कि चलें आपको मुल्तान की सैर कराते हैं, जहाँ पे हमने ये डॉक्यूमेंट्री पैकेज बनाया है एक 250 साल पुराने कब्रिस्तान के ऊपर। और उसमें भी अजीब बात ये थी कि शायद पहले ज़माने में लोगों की ग़िज़ा अच्छी होती थी कि उनके कद भी बहुत अच्छे हुआ करते थे, तो इसमें कई कदीम कब्रें हैं जो 18 फीट लंबी भी हैं। अब ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है या इसमें कोई सच्चाई भी? लेट्स टेक अ लुक। A very interesting package about the graveyard in मुल्तान। अब बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, लेकिन वापस आएंगे तो एक बहुत ही अहम मौजू, यानी दुनिया भर में सिर्फ 3 ही ऐसे ममालिक हैं जहां से पोलियो वायरस का खात्मा आज भी मुमकिन नहीं हो पाया है। इसकी क्या वजूहात हैं, इसके पीछे क्या मुतहरकात है, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, जिसमें हमारी खुद मुख्तारी एक बहुत बड़ी नेमत है, जिसमें हम अपनी मर्जी से उठ बैठ सकते हैं, कुछ भी करना चाहें कर सकते हैं। देयर इज़ नो फिजिकल हिंड्रेंस। लेकिन जो लोग अगर खुदा न खास्ता इन नेमतों से महरूम होते हैं, आज हम ये देखते हैं कि उनमें से भी बहुत सक्सेस स्टोरीज हैं। अपने जज्बे के थ्रू, अपनी लगन के ज़रिए वो आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ पोलियो के कतरे
ना मिलने की वजह से इस वायरस का शिकार होते हैं और फिर ज़िंदगी भर मफलूज और माजूर हो जाते हैं। ये ऐसी माजूरी है जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं। एक वक्त था दुनिया में ये मुहलिक बीमारी बहुत सारे ममालिक में फैली हुई थी, लेकिन अब पाकिस्तान समेत सिर्फ 3 ऐसे ममालिक बचे हैं जिसमें आज भी पोलियो का खात्मा नहीं किया जा सका। और ये एक ऐसी बीमारी है जिससे आने वाली नस्ल में हम देख सकते हैं कि ऐसे बच्चे जो बिला वजह माजूरी का शिकार हो रहे हैं, इस चीज़ को हमने ख़त्म करना है। लेकिन जाहिर सी बात है कि इससे इर्द गिर्द, इससे रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स हमारी सोसाइटी में गर्दिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं द चेयरमैन ऑफ अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट जनाब हाजी हनीफ तैयब साहब। बहुत ज़्यादा काम इनका रहा है इसी पोलियो के मर्ज़ को ख़त्म करने के हवाले से। इनसे हम जानते हैं कि क्या वो चीज़ें हैं, क्या वो हर्डल्स हैं, स्ट्रगल्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान आज भी इस मर्ज़ पे काबू ना पा पाया। सबसे पहले हाजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मुझे ये बताइए कि जो इसके साइंटिफिक रीजंस हैं, पूरी दुनिया में पोलियो के मर्ज़ पे काबू पाया जा चुका है और बड़ी तकलीफ होती है कि जब पाकिस्तानी किसी इंटरनेशनल बॉर्डर पे पहुंचते हैं, किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, तो उनको बाकायदा पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, बिकॉज ये तस्वुर किया जाता है कि कहीं इनकी वजह से ये मर्ज़ दोबारा उन ममालिक में ना आ पाए। तो साइंटिफिकली क्या वजूहात रही हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में अभी भी इस पर हम काबू नहीं पा पाए हैं? पोलियो जो है वो पूरी दुनिया में फैला तो बड़ी तशवीश हुई, क्योंकि एक मरतबा जो पोलियो से मुतासिर हो गया वो अपाहज माजूर हो जाता है, और ऐसा माजूर कि जिसका बाद में उसकी ज़िंदगी में कोई इलाज नहीं है, टिल लाइफ टाइम वो माजूर ही रहेगा। तो रिसर्च के बाद एक वैक्सीन बनाई गई। वो वैक्सीन इस्तेमाल दुनिया भर में हो रही है। जहाँ भी डिसिप्लिन के तहत उस वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पोलियो ख़त्म हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में कुछ लोगों ने ये लिखना कहना शुरू कर दिया कि इसमें जहरीला मवाद शामिल है या नुकसानदेह मवाद शामिल है, या हलाल हराम का इशू खड़ा कर देते हैं और पोलियो की टीम पर फिर वो हमला भी करते हैं। तो इन तमाम मुश्किलात को काबू पाने के लिए WHO भी काम कर रहा है, यूनिसेफ भी काम कर रही है, फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी अब थोड़ी सी सीरियस हो गई। जितनी सीरियसनेस होनी चाहिए थी इतनी नहीं हुई। हनीफ साहब, हम ये देखते हैं कि जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं अब वो सूबाई दस्तरस में आते हैं। क्या इसकी वजह से भी हम जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी पाकिस्तान में देख रहे हैं उसमें मज़ीद लूप होल्स हैं? बिकॉज लगता ये है कि पंजाब हुकूमत एक अपने तरीके से काम कर रही है, इस पर सिंध हुकूमत अलग काम कर रही है, KPK अलग है। तो क्या इसका कोई फोकल पॉइंट, कोई ओवरऑल स्ट्रैटेजी हमें नज़र आ रही है? क्या वजह है कि सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ही इस मर्ज़ पर काबू नहीं पाया जा सका? 2013 में, ये मैं आपको इंशाल्लाह करीब से 5-6 जून 2013 में इस्लामाबाद डिक्लेरेशन साइन हुआ और पूरी दुनिया के स्कॉलर्स आए, साइंटिस्ट भी आए और डॉक्टर्स भी जो सब्जेक्ट को समझते हैं वो आए। इस्लामाबाद डिक्लेरेशन जो शाये हुआ 5 और 6 जून 2013 इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में हुआ था। उसमें लिखा गया कि ये पूरी दुनिया के मुसलमान मुल्कों ने इसको ख़त्म कर लिया है, अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को ख़त्म करना चाहिए। जुमे के दिन भी ऐलान होना चाहिए कि पोलियो के ख़तरे पिए, इसमें कोई नुकसान नहीं है। और जितने सवालात उस वक्त उलमा ने पूछे उन सब के मैंने जवाब दिए। अब ये ख़त्म होने वाले थे, लेकिन ये एक साल जो है इस दौरान साजिश कर। साहब, हम अक्सर ये देखते हैं कि हर साल ये उम्मीद लगाई जाती है कि जितना काम किया गया है अब कोई पोलियो का जो केस है वो सामने नहीं आएगा, लेकिन एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों केसेस सामने आ जाते हैं और हमारी उम्मीद फिर टूट जाती है। इसकी आप क्या वजह देखते हैं? एक तो फेडरल गवर्नमेंट और KPK को सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी होती है। कराची में भी जो केस मिलता है जनरली वो वहाँ से कैरियर बनकर, यानी वो पोलियो के वायरस को लेकर कराची आते हैं और यहाँ फैल जाता है। तो सीरियसली लें और ये ऐलान इस्लामाबाद जो है उसको फॉलो करें। इसमें लिखा है कि जुमे में भी और आम जलसों में भी इसको बताएं। हमारे लोग मदारिस में जाकर गवर्नमेंट जो है वो इस पोलियो के ख़तरे के पिलाने की एक मुहिम को चलाए। मीडिया भी काम करे और वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के और कॉलेज के प्रिंसिपल्स वो अपने यहाँ सेमिनार करें। हम आकर के डिटेल्स बताएंगे ताकि एक मर्तबा पूरी दुनिया को ये खुशी मिल जाए कि पाकिस्तान से और अफ़गानिस्तान से पोलियो का ख़ात्मा हो गया। अल्लाह ताला इसमें कामयाब फरमाए। पाकिस्तान में हुकूमतों के अलावा
सबसे ज़्यादा काम करने की सआदत रोटरी क्लब इंटरनेशनल और अल मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी को हासिल हो रही है। अल्लाह इसमें कामयाब फरमाए। इसमें अगर हम बहुत सारे फैक्टर्स को देखें, कभी कभार वसाइल कम हैं, जो हमारी पोलियो की टीम्स होती हैं जो कतरे पिलाने के लिए मोहल्लों में जाती हैं वो कम हैं, उनकी सिक्योरिटी के भी मसाइल हैं। लेकिन सबसे अहम वजह जो हम देखते हैं कि कभी कभार पेरेंट्स खुद रजामंद नहीं होते, उनके जहनों में बहुत सारे खदशात हैं। इसके लिए किस तरह की अवेयरनेस कैंपेन्स लानी चाहिए ताकि पेरेंट्स में ये आगाही पैदा हो कि दरअसल ये उनके बच्चों के ताबनाक मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है। एक जाली वीडियो बनाई गई एक बंदे की तरफ से, उसने तो खैर माफ़ी मांग ली, लेकिन मेरे ख्याल में सिर्फ माफ़ कर देना ये उसके लिए सज़ा काफ़ी नहीं है। उसने तलबा जमा किए और वीडियो बनाई कि देखो इन बच्चों को कतरे पिलाए गए हैं, बच्चे बेहोश हो जाओ, और बच्चे बेहोश होकर लेट गए। एक भी बच्चा बेहोश नहीं हुआ था। सब बात ये बिल्कुल गलत थी। इसके बाद हमने पहले से बता दिया था ऐसा करोगे तो हज पे जाने के लिए और उम्र पे जाने के लिए दिक्कत होगी, और अल्टीमेटली यही हुआ कि अब हज पे जाने के लिए, उम्रे पे जाने के लिए बाज़ाब्ता जो है वो जद्दा एयरपोर्ट पर, मदीना एयरपोर्ट पर, रियाद एयरपोर्ट पर कतरे पिलाए जाते हैं। वो कतरे पिला करके अंदर, वहाँ तो कोई आदमी नहीं कहता कि हराम है, सब पी लेते हैं। अब बहरहाल उलमा ने फतवा दिया, उसके बाद से तेज़ रफ्तारी से ये पोलियो अफेक्टेड लोगों की तादाद, मना करने वालों की तादाद में कमी हो गई है। अब ये एक साल हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग साल है, क्योंकि इस दौरान कुछ ऐसी मुहिम चलाई गई थी, उस पर भी काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। लेकिन एक पहलू ये भी है कि इस पोलियो को अगर शहर गंदा रखा जाएगा, नाले साफ नहीं किए जाएंगे, कचरा होगा, तो अवेयरनेस पैदा अगर नहीं की जाएगी तो ये पोलियो के केसेस पैदा हो सकते हैं। अल मुस्तफा साल में 10-20 प्रोग्राम करा के अवेयरनेस पैदा करती है। मैं जुमे को जहाँ भी खिताब करने के लिए जाता हूँ तो वहाँ भी मैं कोशिश करता हूँ कि ये बात ज़रूर बयान की जाए कि पोलियो नहीं पिलाया है तो पिला लें, वरना आपका चलता फिरता बच्चा आपके सामने पूरी ज़िंदगी के लिए माजूर हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रोग्राम हमारे टेलीविज़न के अहम टाइमों पर होते रहने चाहिए ताकि अवेयरनेस पैदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए हनीफ साहब। एक दफ़ा फिर आपके तवज्जुह से भी और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए तमाम अपने देखने वालों को ये बताते चलें कि अगर आपके घरों में कोई 5 साल से कम उम्र का बच्चा है, 5 साल तक की उम्र का बच्चा है, एक दफ़ा पोलियो के कतरे पिलाना उसके लिए काफ़ी नहीं है। जब भी हर साल आपके साथ जब ये पोलियो की टीम पहुँचे या आप करीबी क्लिनिक में उनको लेके जाएँ, हर साल 5 साल तक के बच्चे का पोलियो के कतरे पीना बहुत ज़रूरी है ताकि इस मर्ज़ को हम शिकस्त दे सकें। इसी के साथ बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। We'll be right back. वेलकम बैक। प्रोग्राम की शुरुआत की थी इस बात के जरिए कि जनाब 2019 भी अब ख़त्म होने को है और 2020 जो एक ज़माने में बहुत दूर लगा करता था। आपको मैंने फिर बताया कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए थे ये सोचकर कि गुर्बत पे, अनएम्प्लॉयमेंट पे, बहुत सारे अमराज पे तकरीबन काबू पा लिया जाएगा। एक ऐसा सुनहरा ख्वाब देखा था 2020 के हवाले से, लेकिन उसमें से कई ख्वाब चिकनाचूर हो गए हैं। लेकिन मे बी यू कैन मेक 2020 योर बेस्ट ईयर। तो आपका अपना विजन क्या है ये हमें बताइएगा। लेकिन एक बहुत बड़ा आलमी इवेंट जो 2020 से जुड़ा हुआ है वो है अपकमिंग ओलंपिक्स 2020 जो कि इस दफ़ा जापान में मुनक्किद होगा। आज आपको मिलो पाकिस्तान से मैं मुलाकात कराते हैं पाकिस्तान की पहली ओलंपिक्स 2020 की एंट्री यानी आर्मी के शूटर जनाब खलील अख्तर साहब से। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का और बहुत मुबारक हो कि आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे ओलंपिक्स में। ये खबर जैसे ही आपको मिली कि आपने क्वालिफाई कर लिया है, कैसा महसूस किया, आपका क्या रिएक्शन था? बहुत मेहरबानी आपका मुझे प्रोग्राम पे बुलाया, तो मुझे बहुत खुशी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं सिलेक्ट हुआ था ओलंपिक क्वालिफाइड के लिए। तो इसके अलावा सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई है कि पाकिस्तान का पहला खिलाड़ी था जिसने ये क्वालिफिकेशन की है। खलील अख्तर साहब, किसी भी एथलीट के लिए, किसी भी खिलाड़ी के लिए ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करना एक बहुत बड़ा एजाज़ होता है। इसके लिए आपने अनथक मेहनत की होगी और मुझे ये बताइए कि दुनिया भर से बेहतरीन खिलाड़ी पहुंचेंगे, शूटर्स पहुंचेंगे, तो आपकी क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं, क्या एम है आपका ओलंपिक्स 2020 के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही है
और माशाल्लाह कोच भी हैं मेरे पास, अभी वो ट्रेन भी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अभी भी काफ़ी कंपटीशन है, 2-3 ये एशियन चैम्पियनशिप हो रही है उसमें भी जाऊंगा, और साउथ एशियन गेम हो रही है उसमें भी इंशाल्लाह 1-2 मैच खेलेंगे। उसके बाद फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम अगले साल चलेगा। तो इसके अलावा इंशाल्लाह अच्छी तैयारी करेंगे, और ये एक वैध इवेंट था जिसके लिए इतना मैंने कोशिश की है, और इंशाल्लाह इसमें मेडल इंशाल्लाह जीतेंगे। खलील साहब, आपका ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से है, कुछ अपनी ट्रेनिंग के हवाले से बताइएगा, क्योंकि दुरुस्त निशाना लगाना उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, आपकी ट्रेनिंग किस तरह की होती है, और ख़ास तौर पे ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए आपने किस तरह की ट्रेनिंग की? बचपन से तो नहीं इस तरह की ख्वाहिश थी, लेकिन आर्मी में आते हुए उसके बाद फिर ये सिलेक्शन हुई है, और फिर ये ओलंपिक गेम का ये जो एक नाम था कि ओलंपिक गेम होने के बाद इसकी ख्वाहिश थी कि यहाँ तक पहुँचना है। तो मुझे 18 साल हो गए यही शूटिंग करते हुए, तो काफ़ी ट्रेनिंग की है। मैं दिन में कम से कम 5-6 घंटे तो ट्रेनिंग करते थे पहले, और कोचेज़ भी हैं वो भी ट्रेनिंग काफ़ी कराते थे। तो अभी इंशाल्लाह मज़ीद थोड़ी ट्रेनिंग ज़्यादा करेंगे। इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स में आपने कांसी का तमगा भी जीता था, तो उसके बाद भी ज़बरदस्त आपको रिस्पांस मिला। उम्मीदें वाबस्ता हैं पूरे पाकिस्तान की आपसे। क्या समझते हैं आप जापान जाते वक्त, क्या जहन में क्या होगा, किस मेडल के लिए एम करेंगे? इंशाल्लाह ट्रेनिंग के लिहाज से तो लगता है कि इंशाल्लाह गोल्ड सिल्वर के लिए इंशाल्लाह पहुँचेंगे। बाकी आगे नसीब होता है, किस्मत होती है कि किसकी किस्मत में जाता है ये मेडल। बाकी इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि अगर इस लेवल तक पहुँच गए, उनके क्वालिफाइड कर लिया, तो इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह ताला मौका देगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया खलील अख्तर। पाकिस्तान की पहली एंट्री टू ओलंपिक्स 2020 हैपनिंग इन जापान वेरी सून। उसके लिए हम आपको वंस अगेन वी वांट टू विश यू द बेस्ट ऑफ लक। अब बढ़ते हैं जी एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे तो एक और हदफ की बात करेंगे, क्योंकि निशानेबाजी की बात हो रही है कि अक्सर लोग ख़वातीन ये महसूस करती हैं कि प्रेगनेंसी के बाद अगर जो एडिशनल वज़न होता है उसको ख़त्म करना, उसको कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और फिर इसी तरह के हीले बहाने बनाए जाते हैं कि जी अब तो बहुत चेंज हो गया है लाइफस्टाइल, बॉडी में चेंजेस आ गए हैं। ये मुमकिन ही नहीं है। इसी नामुमकिन को मुमकिन बना रही हैं बहुत सारी ख़वातीन, लेकिन उनके सीक्रेट्स क्या हैं? क्या वो वर्जिश करती हैं, डाइट में रद्दोबदल करती हैं, या सबसे अहम ये जो हमने शुरुआत में बात की थी, नींद पूरी लेती हैं? इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, जब हमारे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर अरीज। सो स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। ज़िंदगी में अगर आप बहाने बनाना चाहें तो बहुत सारे बहाने आपको मिल जाएंगे। जैसे ख़वातीन अक्सर कहती हैं कि जी शादी हो गई, उम्र बढ़ गई है, बच्चे हो गए हैं, तो अब वज़न कम करना मुश्किल है, हम इतना स्मार्ट नहीं हो सकते। क्या ये वाकई एक हकीकत है? क्योंकि हम अगर पिछली जनरेशन्स को देखें, अपनी अम्मियों को देखें, तो वाकई उनका आफ्टर बेबी उनका वज़न बढ़ जाता था एंड दे नेवर यूज्ड टू बॉदर अबाउट इट। वो एक गिवन था सोसाइटी में। लेकिन फिर कुछ लोग ऐसे भी निकले, कुछ ख़वातीन जो अपना इतना ख्याल रखती हैं दैट दे गो बैक टू बीइंग व्हाट दे ऑलवेज वर। ये एक बड़ी अच्छी ट्रेंड है, बिकॉज इसमें नज़र आता है कि आप अपना ख्याल रखते हैं। लेकिन क्या वजह है कि ये बहुत मुश्किल होता है? पहले अगर आप एक ज़रा सा अपना डाइट को कट डाउन करने के बाद आपके लिए आसान होता था वज़न गिराना। आफ्टर योर बॉडी चेंजेस, आफ्टर प्रेगनेंसी इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो आज का हमारा टॉपिक यही है। डॉक्टर अरीज हमारे साथ होंगी और उनसे बात करेंगे कि जी वज़न किस तरह कम किया जाए पोस्ट प्रेगनेंसी, क्योंकि वज़न बतदरीज बढ़ता है फॉर 9 मंथ्स, और कई लोगों का ख्याल होता है कि आफ्टर अ बेबी सडनली वो ड्रॉप करेगा, और होता ऐसा नहीं है। इसकी क्या वजह है? व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू बी केयरफुल ऑफ? इस पर बात करेंगे। सबसे पहले थैंक यू सो मच डॉक्टर अरीज फॉर बीइंग हियर। पहला सवाल आपसे यही होगा कि हमारे माशरे में एक बहुत बड़ी मिथ ये है कि जैसे ही ख़वातीन को ये पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हैं, उनके आस पड़ोस में लोग उनको कहने लगते हैं अब उनको 2 लोगों की खुराक के मुताबिक खाना चाहिए, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनका वज़न बहुत बढ़ता है। मेरे व्यूअर्स की नॉलेज के लिए बताइए कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फुल टर्म प्रेगनेंसी आपके ओरिजिनल वज़न से कितना वज़न बढ़ना चाहिए और आपको डाइट में कितना एतदाल रखना चाहिए? वालेकुम अस्सलाम सिंधना, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा टॉपिक रखा है, ये प्रेगनेंसी एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड जो वेट इश्यूज़ हो जाते हैं, डाइट के इश्यूज़ हो जाते हैं, एंड स्पेशली जो हमारे यहाँ होता है कि गुड न्यूज़ आती है और लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अब आपने 2 रोटी खानी है एक के बजाय, जो कि बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। बिकॉज प्रेगनेंसी का मतलब ये नहीं कि आपने वेट गेन करना और एक्स्ट्रा कैलोरीज स्टार्टिंग से ही लेनी है। प्रेगनेंसी का मतलब ये है कि आपने हेल्दी डाइट लेनी है जो मदर एंड फीटस दोनों को हेल्प करे। तो अभी स्टार्टिंग होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, उसमें तो बिल्कुल एक्स्ट्रा कैलोरीज की ज़रूरत नहीं होती,
क्योंकि टोटल वेट गेन डिपेंडिंग ऑन द BMI ऑफ द मदर होता है कि 10 to 15-16 kgs जो है वो एक नॉर्मल रेंज में आता है। अगर अंडर वेट मदर है स्टार्टिंग में तो हम उसको कहते हैं कि थोड़ा सा वो वेट गेन उसका एक्सेस हो सकता है, और अगर ओवर वेट है जिसका BMI ज़्यादा है तो उनको हम लोग कंट्रोल डाइट देते हैं ताकि उनका पोस्ट प्रेगनेंसी जो है वो ज़्यादा एक्सेस वेट ना हो जाए, और थर्ड ट्राइमेस्टर में स्पेशली जो एक्स्ट्रा वेट होता है ना वो फीटल एब्नॉर्मेलिटीज़ की तरफ या डिलीवरी में इशूज़ क्रिएट कर देता है, ब्लड हाइपरटेंशन हो सकती है। ये प्रॉब्लम्स वेट रिलेटेड भी होते हैं, और अगर डाइट में हेल्दी कार्ब्स नहीं लिए हुए, रिफाइंड कार्ब्स ज़्यादा लिए हुए हैं या आपने बहुत ज़्यादा मीठा खाया हुआ है, चीज़ें अफेक्ट करती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कि प्रेगनेंसी स्टार्ट हुआ है और आपने जो है वो एक्स्ट्रा रोटी खानी है, एक्स्ट्रा चावल खाने, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। तो ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जो है ना लोगों को प्रेशराइज, स्पेशली जो न्यू मदर्स होती हैं, फर्स्ट टाइम मदर्स होती हैं, वो बातें सुन के कि अच्छा जी अब तो तुमने ज़्यादा खाना है, अब छोड़ दो डाइटिंग हुई। वो डाइट का मतलब ये नहीं है कि आप एक्स्ट्रा रोटी जो है ना वो खाना शुरू कर दें, आपने हेल्दी फूड लेना है, हेल्दी फूड आइटम्स लेने हैं। डॉक्टर रीच, ये तो बात हो गई ड्यूरिंग द टर्म की। अब ज़रा बात करते हैं पोस्ट प्रेगनेंसी की। कितनी जल्दी लोग जिम ज्वाइन कर सकते हैं या डाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि अ न्यू मदर हैज़ अ न्यू स्केड्यूल ऑल टुगेदर। नींद आपकी पूरी नहीं हो रही होती, बच्चे का आपने ध्यान रखना है, योर बॉडी हैज़ गॉन थ्रू सो मच कि आप अपना थोड़ा रेस्टिंग पीरियड भी रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये रेस्टिंग पीरियड कुछ अरसे का नहीं, कुछ सालों का हो जाता है, एंड बिफोर यू नो इट्स टू लेट, और वो जो आपका वज़न बढ़ा हुआ है वो आपका नॉर्म बन जाता है। तो सबसे पहले गाइड कीजिएगा कि पोस्ट प्रेगनेंसी कितनी जल्दी, अगर सब कुछ नॉर्मल है, कितनी जल्दी ख़वातीन अपनी जिमिंग पे, अपनी एक्सरसाइज पे वापस जा सकती हैं। जी सिद्रा, ये जो पोस्ट प्रेगनेंसी एंड पोस्ट डिलीवरी जो है ना, काफ़ी सारी मदर्स में एंजाइटी भी हो जाती है कि हमने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया, जो प्रेगनेंसी में गेन किया था, तो अब क्या करें, अब उसको किस तरीके से उतारें। अच्छा, ये चीज़ें ना बिल्कुल फ़ौरन से नहीं होनी चाहिए। 6 वीक्स 42 डेज़ जो हम लोग कहते हैं, 6 वीक्स जो है ना वो तो आपने मदर्स को नॉर्मली हम कहते हैं कि रेस्ट करें, अपनी बॉडी को हीलिंग टाइम दें। इवन अगर नॉर्मल डिलीवरी भी हुई और एक्सरसाइज नहीं भी गायनेकोलॉजिस्ट ने मना की, स्टिल अपनी बॉडी को हीलिंग टाइम दें, अपनी डाइट पर बहुत फोकस करें। अगर सिजेरियन हुआ है तब तो फिर आप जो भी कंसल्टिंग गायनेकोलॉजिस्ट होती है वो बता देती है कि कब आपने एक्सरसाइज करनी है, स्टिचेस हील हो जाएँ, प्रॉपरली वॉक करनी है, या आपने कोई बहुत एग्रेसिव एक्सरसाइज करनी है, डिपेंड करता है। डिलीवरी के टाइप पे भी कितनी उसमें जो है वो कॉम्प्लिकेशंस थी या बिल्कुल सिंपल नॉर्मल डिलीवरी हुई है। इन एनी केस आपने जो है अपनी बॉडी को रेस्ट देना है। मदर्स को चाहिए कि अपनी डाइट पे फोकस करें, पानी के इंटेक पे फोकस करें, डेयरी प्रोडक्ट्स अच्छे लें, अपनी रेस्ट पे, अपनी बेबी का और अपना स्लीप पैटर्न जो है वो इस तरीके से बनाएं कि उनको रात की नींद पूरी हो, वरना स्ट्रेस्ड मदर होगी, एंजाइटी भी उससे ज़्यादा हो जाएगी, पोस्टमार्टम डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और उसके अलावा हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत होते हैं। वेट गेन होना शुरू हो जाते हैं, जबकि इंटरनली जो है ना डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है। तो हेल्दी डाइट पे फोकस करना है। एक्सरसाइज हम मना नहीं करते नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन वही बात है कि गायनेकोलॉजिस्ट की एडवाइस करिए और डिलीवरी किस मोड की हुई है इसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। कुछ मखसूस इश्यूज जो ख़वातीन के साथ होते हैं कि जाहिर सी बात है आपके हार्मोन्स जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बढ़े हुए होते हैं वो दोबारा नॉर्मेलिटी की तरफ आ रहे होते हैं, और इसकी वजह से हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, स्किन पे आपके कई दफ़ा रिएक्शंस देख रहे होते हैं। ऐसी सिचुएशन में डाइट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? क्या उस वक्त फौरी तौर पे कट डाउन करना चाहिए बिकॉज आप एक्सेस वेट को भी घटाना चाह रहे होते हैं, या थोड़ा अरसा रुक जाना चाहिए? पोस्ट डिलीवरी जो है ना मदर्स को स्किन, हेयर एंड ये चीज़ों का बहुत इश्यूज़ होता है, नींद बहुत ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए अपनी डाइट में वाइटामिन्स किस तरह की सोर्सेज लेना जिनमें जो है मिनरल्स और वाइटामिन्स हों, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, पानी का इंटेक अच्छा रखना। विटामिन डी भी बहुत अच्छी सोर्स होनी चाहिए आपकी, तो स्पेशली सी फूड है तो इसलिए कहते हैं कि आप वीक में ट्वाइस सी फूड भी लें। उससे जो नर्सिंग मदर्स हैं ना उनको भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि नर्सिंग मदर्स के लिए विटामिन डी भी बहुत इंपॉर्टेंट, कैल्शियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाइटामिन्स, क्योंकि जब ज़्यादातर मदर नर्स फीड करा रही है बेबी को तो उसकी बॉडी में से ही सारी न्यूट्रिशन बेबी को मिल रही है, तो उसकी अपनी जब तक न्यूट्रिशन पूरी नहीं होगी तो बच्चे को भी नहीं कुछ मिलेगा, और अपने तो फिर सारे सोर्सेज ख़त्म हो जाएंगी, तो बाल भी गिरेंगे, स्किन भी ख़राब होगी, वीकनेस भी हो जाएगी, बोन पेन्स भी स्टार्ट हो जाएंगी, जॉइंट्स भी वीक होना शुरू हो जाएंगे। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें रखें, स्पेशली ग्रीन वेजिटेबल्स और सी फूड मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वीक में आप 2 दफ़ा लें। ज़्यादा सी फूड इसलिए एडवाइज़ नहीं करती क्योंकि इसमें मर्करी का जो लेवल होता है वो हाई होता है और टॉक्सिक हो जाता है। तो आप ट्वाइस अ वीक आप सी फूड लें, सब्जियां लें, दूध दही का इस्तेमाल करें। ये चीज़ें जो है ना आपकी न्यूट्रिशन भी पूरी कर देगी, आपकी स्किन और हेयर के लिए भी। और दूसरी चीज़ जो है न्यू मदर्स के लिए वो होती है कि नींद ज़रूर पूरी करें। अब होता है कि बच्चों का स्लीप पैटर्न नहीं बन रहा होता, वो यही चीज़ें कोई मिलने आ रहा है, कोई
प्रॉब्लम्स, कोई इश्यूज, डिप्रेशन पोस्टमार्टम हो गया तो नींद नहीं पूरी हो रही, नींद ज़रूर पूरी करें, जिस वक्त बेबी सो रहा है सो जाएं, बाकी काम दुनिया के सारे चलते रहेंगे। डॉक्टर रीच, कुछ कॉमन मिथ्स हमारी सोसाइटी में ये हैं कि पोस्ट प्रेगनेंसी ख़वातीन को कहा जाता है कि वो पानी ना पिएं, आलू ना खाएं, दालें और चावल ना खाएं। क्या कोई ख़ास मखसूस ग़िज़ाएँ हैं जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं पोस्ट प्रेगनेंसी? हाँ जी सिद्रा, मिथ्स तो बहुत है, हर चीज़ के साथ हम लोगों ने मिथ्स लगाए होते हैं, तो इसमें भी आफ्टर डिलीवरी मिथ्स हैं कि ये खाएंगे तो ऐसा इफेक्ट पड़ेगा, ये खाएंगे तो वैसा इफेक्ट पड़ेगा। जैसे स्पेशली कहते हैं कि अगर बच्चे जो हैं उनको मदर जो है अगर वो खा लें, जैसे बीन्स ले लें या दालें खा लें या सॉफ्ट ड्रिंक्स ले लें, तो बेबी जो है वो कॉलिक हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, क्रैंकी बेबीज़ हो जाते हैं। इफेक्ट तो पड़ता है क्योंकि जो भी मदर लेगी वो नर्सिंग मदर्स की फीड में ज़रूर आएगा, तो इसलिए उससे बेहतर है कि आप फाइबर रिच और गुड फूड्स, फैट्स लें, रिफाइंड कार्ब्स को अवॉइड करें। ये जो चीज़ें हैं जिसमें बीन्स हैं या दालें हैं या स्पिनच हैं, इनको अवॉइड करें। अच्छी चीज़ों पे फोकस इस तरह करें कि आपने जो सीजनल फ्रूट्स हैं ना वो ले लें। सीजनल फ्रूट्स हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, मीट ले लिया आपने, सूप्स बना के ले सकते हैं। ये चीज़ें लेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। और ये कि थोड़ी थोड़ी कुछ चीज़ें जो है ना, हर मिथ जो है कहीं ना कहीं से बात कोई निकली भी होती है, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें कुछ सच भी होती हैं कि अगर आपने कोई ऐसी चीज़ दी जो आप, जैसे स्पेशली सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, तो वो आपके बेबी को ज़रूर तंग करेंगे। और दूसरी बात ये कि न्यूट्रिशन भी बेबी को वैसे ही मिलेगी। अगर आप जंक फूड के ऊपर फोकस करेंगे तो बेबी को कुछ नहीं मिलेगा। जितनी हेल्दी डाइट लेंगे उतना ही बेबी को भी हेल्थी जो है ना वो बेबी होगा आपका, उसके अंदर भी न्यूट्रिशन उतनी ही अच्छी जाएगी। तो ये जो मिथ्स हैं ये कहीं ना कहीं पे लिंक तो कर जाता है, लेकिन वही बात है कि फिर मिथ्स में थोड़ी चीज़ें ऐसी भी आ जाती हैं, जैसे पानी का इंटेक या दूध का इंटेक कहते हैं कि गैसेस ना हो। पानी तो मैं कहती हूँ बहुत फ्लूइड इंटेक बहुत अच्छा रखना चाहिए, स्पेशली मदर्स को। उन मदर्स को जो जिनको सी सेक्शन हुआ है उनको डीमा में बहुत डेवलप हो जाता है। थैंक यू सो मच। और मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि विटामिन्स एंड सप्लीमेंट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभार वज़न कम करने के चक्कर में जब हम एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे हैं, डाइट कम कर लेते हैं, बट यू कुड प्रोबेबली ऑल्सो बी अ नर्सिंग मदर, तो न्यूट्रिएंट्स और मल्टीविटामिन्स कितने इंपॉर्टेंट हैं? वाइटमिन्स के जैसे मैंने पहले भी बताया कि वाइटमिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूट्रिशन जो है उसमें सबसे ज़्यादा मिनरल्स एंड वाइटमिन्स पर फोकस करना चाहिए हमें। तो जब आपकी फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी से लेकर इवन आफ्टर डिलीवरी मदर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी वाइटमिन्स पूरी रखे, चाहे वो फॉलिक एसिड हो, विटामिन बी हो, सी हो, विटामिन डी हो, कैल्शियम हो, सब चीज़ें उसकी अच्छी होनी चाहिए। आयरन जो है उसका सोर्स पूरा होना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग क्योंकि मीट का इंटेक कम करती हैं अक्सर फीमेल्स, तो उनकी HB हीमोग्लोबिन वैसे ही कम हो रही होती है, पोस्ट डिलीवरी मज़ीद कम हो जाती है, तो आयरन की डेफिशिएंसी भी हो जाती है। ये सारी चीज़ें जो भी गायनेकोलॉजिस्ट है वो तो एडवाइस करते हैं, तो उनको मदद को चाहिए कि वो पूरा चीज़ें लें, सप्लीमेंट्स जो भी हैं उस किसी फॉर्म में लें। उसके अलावा नेचुरल सोर्सेज की तरफ जाएँ, मीट का इंटेक, सी फूड का, दूध दही का इंटेक अपनी डाइट में रखें। मिनरल्स का इंटेक बहुत अच्छा रखें। उसके लिए मिनरल्स के लिए ज़रूरी है कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स भी लें, और अगर आपको लगता है कि उससे रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई तो सप्लीमेंट के फॉर्म में लें, चाहे वो मैग्नीशियम हो, जिंक हो, कोई भी चीज़ हो, आपको सारी चीज़ें सप्लीमेंट के फॉर्म में आजकल मिलती हैं, वो ज़रूर लें, क्योंकि मदर को डबल चाहिए होती है। ये चीज़ें डबल चाहिए होती हैं और यही चीज़ें बेबी की ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ सप्लीमेंट्स लें, गायनेकोलॉजिस्ट जो भी एडवाइस कर रहे हैं वो लें। उसके अलावा अगर आपको लगता है कोई भी इशू है किसी भी मदर को, तो वो अपनी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी पूरा जो है ना, ऑल्दो इट्स अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस, लेकिन क्योंकि फोकस नहीं होता हेल्थ के ऊपर, डाइट के ऊपर, इश्यूज हो जाते हैं और कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। उसको बहुत इजीली हम कवर कर सकते हैं थ्रू डाइट एंड थ्रू लिटिल बिट ऑफ गाइडेंस कि क्या चीज़ लेनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं लेनी चाहिए। लाइफ इज़ नॉट अबाउट बीइंग स्टैटिक। बॉडी शेमिंग से दूर रहें। हमारे इर्द गिर्द अगर न्यू मदर्स हैं और उनमें सडनली बहुत चेंज आया है, सडनली तो नहीं, यानी पोस्ट प्रेगनेंसी बहुत चेंज आया है, आई थिंक वी ऑल कैन बी अ लिटिल काइंड। कभी कभार हम इतने तुर्श जुमले उनको बोलते हैं कि उनको वाकई अपने आप से बहुत ज़्यादा उलझन होने लगती है। सो टेक योर टाइम। जिस तरह कहा जाता है कि 9 महीने लगते हैं आपको वज़न गेन करने में, सो गिव योर सेल्फ टाइम एंड स्लोली रिड्यूस दैट वेट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरीज हमारे साथ मौजूद होने का। बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे। वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन लाइंड अप, सो डोंट गो एनीवेयर। आपसे करूं बॉडी शेमिंग, शेम का जहां पे भी लफ्ज आ जाता है, शेम एंड गिल्ट डायरेक्टली हमारी नफ्सियात से लिंक्ड है।
व्हाट इज बॉडी शेमिंग टू यू? अच्छा, बॉडी शेमिंग जो स्टार्ट होती है वो आपकी अर्ली चाइल्डहुड और फिर टीन एज में स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे आप बच्चे को बताते हैं कि तुम मोटे हो रहे हो, तुम काले हो, तुम्हारे दांत ऐसे हैं, तुम ऐसे लग रहे हो। स्पेशली जब प्यूबर्टी वाली स्टेज आती है जहाँ पे बच्चे की बॉडीली चेंजेस आना शुरू हो जाती है। अच्छा, वो कैसे लीड करती है आपकी सेल्फ इस्टीम पे, क्योंकि बॉडी शेमिंग का इफेक्ट आता ही सेल्फ इस्टीम या सेल्फ वर्थ पे। जैसे मुझे किसी ने कहा कि मैं मेरा कॉम्प्लेक्शन ऐसा है, तो मैं आई वुड स्टार्ट फीलिंग कि मुझे अपने आप को परफेक्ट करना है या मुझे किसी तरीके से बेहतर लग रहा है। उसके बाद क्या होता है कि आपका पीयर प्रेशर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि देखिए मैं अभी देख रही होती हूँ कि काफ़ी सारे छोटे बच्चे और वो अपने आप को किसी फ्रेंड के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं कि अच्छा उसकी बॉडी ऐसी है तो मेरी बॉडी ऐसी नहीं है। और बहुत जगहों पे पहले मदर्स जो हैं वो बच्चों को फीड करती हैं, एक लेवल पे बनाती है कि जी हेल्दी होना चाहिए, एंड देन वही मदर्स या पेरेंट्स या उनके साथ जो इन्वायरमेंट में जो लोग हैं वही उनको शेम करते हैं कि अब तुम इतना नहीं खाओ, ये नहीं खाओ। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मुझे लगता है कि हम सब छोटे होते हुए अपने बेस्ट फ्रेंड से अपने आप को कंपेयर करते हैं। तो उस ज़माने में जब हम छोटे थे तो बॉब कट बड़ा बच्चों के लिए फैशनेबल था, एंड माई बेस्ट फ्रेंड फिल्जा शी यूज्ड टू हैव डेड स्ट्रेट हेयर। तो उसका बॉब मेरे बॉब से बहुत मुख्तलिफ, मेरा बॉब होता था, उनका बॉब होता था। तो मैं हमेशा कंपेयर करती रहती थी। आई यूज्ड टू थिंक दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माय हेयर। आई थिंक आपने तो बात की है एडोलेसेंस की नाजिया, ये तो हम बहुत बचपन से, अभी बेबी इन्फेंट होता है तो अगर गोरा है, बहुत क्यूट है, तो हम कहते हैं माँ पे गया है, और माँ बल्कि खुद बड़े फख्र से कह रही होती है अगर बच्चा थोड़ा सांवला है, या मैं तो समझती हूँ हर बच्चा क्यूट होता है, लेकिन अगर उसको जरा मुख्तलिफ लगे तो क्या बाप पे में ददियाल पे चला गया है। यही कहा जाता है। देखिए एक्चुअली अपने ऊपर अच्छा कॉम्प्लीमेंट लगाना अच्छा होता है। विद अदर पीपल आपके जिनके साथ थोड़ी सी भी नेगेटिविटी हो, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ आते हैं, इनकी वजह से ना मुझे सब कुछ चीजें शादी के बाद शुरू हुई हैं। आप ये देखिए कि शादी से पहले एक लड़की क्या कर रही है, सिर्फ कॉलेज स्कूल जा रही है, यूनिवर्सिटी जा रही है, घर का कोई काम अक्सर नहीं कर रही होती, बहुत आराम से। शादी के बाद जब हर तरफ से आप पे प्रेशर आता है, देन आपके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, प्रेगनेंसीज, डिलीवरीज होती हैं, आपकी बॉडी एक चेंज में आती है, वो चेंज आपसे बर्दाश्त ही नहीं होता। आप फिर ये भी भूल जाते हैं कि आप उस वक्त 18 साल के थे, अब आप 28 के हो रहे हैं। एज रिलेटेड चेंजेस भी आते हैं, वेट रिलेटेड चेंजेस आते हैं, फिर आपकी लाइफ है कैसी, स्ट्रेसफुल या स्ट्रेस फ्री, किस तरह का आपका फाइनेंशियल हिसाब किताब है, कैसे आपके रिलेशनशिप्स हैं, क्या घर में आप सेट हो पाई हैं कि नहीं, क्या आपके हस्बैंड के साथ आपकी बॉन्डिंग हो पाई है कि नहीं। वहां से वो चीजें मिजाज को भी खराब करती हैं, स्किन को भी खराब करती हैं, इंटर्न हेल्थ को भी खराब करती हैं। एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन मुझे नजर आता है, और इसमें हम सिर्फ घर में बैठी हुई लड़कियों की बात नहीं करेंगे जिनके प्रोफेशनल एम्बिशंस नहीं है, इवन गर्ल्स हु आर वर्किंग वेरी वेल, बिल्कुल शादी के बाद दे सडनली चेंज। ये चेंज की क्या वजह है? और मैं इसको बॉडी शेमिंग पर ही नहीं जाना चाहती, वो अपना बल्कि ज़्यादा बन सवर रही होती हैं, ख्याल रख रही होती हैं, टाइम भी निकाल रही होती है, लेकिन इसके बावजूद आप में एक ज़ाहिरी चेंज आता है, और आप कभी कभार, आपने जिस तरह बिल्कुल सही कहा कि उसमें फंस जाते हैं कि यार मैं पहले तो ऐसी थी, अब मुझे हो क्या गया। बहुत सारा प्रेशर और ऐड हो जाता है। एक पूरा बंच ऑफ रिश्तेदार जब आपके साथ ऐड हो जाते हैं, उनमें मुख्तलिफ मिजाज के लोग होते हैं। अच्छा, आप अपने घर के 50-100 लोगों के साथ पहले से एडजस्टेड हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 20-25 ईयर्स, सो यू आर हैप्पी। बट यहाँ आने के बाद जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, आपकी एडजस्टमेंट की क्वालिटीज कम होती जाती हैं, आपका टॉलरेंस कम होता जाता है। आप पर काम का प्रेशर, यही खातून के ऊपर अपने मैके वालों, घर वालों का प्रेशर, इसके अलावा भी एडिशनल प्रेशर, और इसके अलावा जो हम भूल जाते हैं आपके बच्चे और आपके हस्बैंड के भी रिलेशन का प्रेशर, आप उसमें दब जाते हैं। अब आपके पास गुंजाइश नहीं है कि आप जाके 2 घंटे जिम कर सकें, 2 घंटे पेडिक्योर मैनिक्योर कर सकें। पहले आप 1 महीना करते हैं, फिर आप 2 महीना करते हैं, अंदर आपको गिल्ट किल किए जा रहा है, उफ 2 महीने हो गए मैं तो पेडिक्योर नहीं किया, 2 महीने हो गए मैंने ये आउटिंग नहीं की मेरी फ्रेंड्स के साथ जो मैं पहले हर 15 दिन में करती थी। ये सब इंटर्न क्या कर रहा है, आपको प्रेशराइज करके, ये आपको ज्यादा बेहतर बता पाएंगी कि आप मेंटली डिप्रेस होना शुरू हो जाता है। अच्छा, अंदर ही अंदर कई चीज़ें आपकी वोन्स होती हैं, जिसको आप कहते हैं ना कि आपने ज़ाहिरी तौर पे उसको कवर कर लिया है। कई लड़कियां जब एडोलेसेंस से आगे बढ़ती हैं, यूनिवर्सिटी में अपना ख्याल रखना शुरू कर देती हैं, हेयर कट एक खास तरह का, तो दे हैव कम आउट ऑफ देयर अगली डकलिंग फेज। लेकिन जिन बच्चों में ये ज़्यादा ऑब्सेसिव
हद तक पाया जाता है या जिनके यहाँ एतमाद की कमी होती है, पर उसमें वो वही बच्चे शामिल हैं जिनको बचपन से कहा जाता है कि भाई तुम ददियाल पे चले गए हो, तुम्हारे हाथ पे बच्ची है तो तुम्हारे फादर की तरह की, यानी दीज आर जुमले जो हम समझते हैं बिनाइन है, लेकिन इनका कहीं ना कहीं चोट हो रही होती है। बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, बिकॉज ये हमारे बैक ऑफ द माइंड है, और कहीं ना कहीं जैसे इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो हमें सबसे पहले वो चीज़ याद आती है, अच्छा मुझे तो ये कहा जाता था। एंड लॉट ऑफ पीपल डोंट इवन नो कि वो पीछे है कहाँ पे, कौन से स्टेज पे वो स्टक हुआ है। अच्छा, जैसे इन्होंने बात की कि शादी के बाद बहुत ज़्यादा इंटरनल मोटिवेशन भी होती है ना। पहले तो मोटिवेशन थी कि शादी होनी है एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। बच्चों के बाद काफ़ी इंटरनल मोटिवेशन भी ख़त्म हो जाती है, बिकॉज You think you have found the person, जिस शहजादे का इंतजार था वो आ गया, वो आ गया है, क्या करना है, बच्चे हो गए हैं। हाँ, तो बहुत जगहों पे आई थिंक फरा इस बात को थोड़ा कहने की, स्ट्रेस करने की ज़रूरत है कि देखें जी, ग्रूमिंग आप इसलिए ना करें कि लोग आपकी तारीफ करें, ग्रूम आप इसलिए हो ताकि आप अपने आप से मोहब्बत करते हैं और अपना इंटरनल सेटिस्फैक्शन के लिए। बट नाजिया, आपके पास जितने लोग आते हैं, डू दे वांट टू लुक गुड फॉर द वर्ल्ड और फॉर देमसेल्व्स? For world priority. For the world. For the world. And Not for themselves. Husband को There are पसंद आ very जाए, few हाँ. which want to do that when they are from that phase. जब वो फेज से गुजर चुके हैं, वो थ्रू हो गए हैं, उसके बाद मेरे बच्चे बड़े हो गए, मेरे पोते पोती, अब मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ, अब मैं अपने लिए, किसी को पास मेरे लिए टाइम नहीं। पेशेंट के यही जुमले होते हैं। सब बच्चे अपने अपनी बीवी, बेटी, अपने दामाद, घर वाले सब मसरूफ हो गए। सब ने, औरत की कंप्लेन होती है हमेशा कि मुझे सबने अकेला छोड़ दिया जब मैंने कभी किसी को नहीं छोड़ा था। तो अब मैं ये चाहती हूँ, मुझे जितने भी पैसे लगाऊंगी, अब मैं बाहर घूमने जाती हूँ हर 3 महीने, और मैं अपने मुंह को, अपनी बॉडी को जितना टाइम सैलून में जाती हूँ, और बाकी मुझे आपके पास काम कराना है। ऐसा कभी कोई आदमी मैंने नहीं देखा, लेकिन औरतें बहुत ज्यादा है, और यही एक साइकोलॉजिकली उससे निकलते हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल ये कहीं ना कहीं, जैसे मिसाल के तौर पे अर्ली मैरिज में बहुत ज्यादा अटेंशन हस्बैंड से मिल रही है, सडनली वक्त गुजरने के साथ साथ वो अटेंशन, वो काइंडनेस, वो रोमांस, वो कम होता गया, तो आपको लगा कि शायद इसलिए कि मैं अब उतनी खूबसूरत, उतनी अट्रैक्टिव लगती नहीं हूँ। तो ये भी एक सटल तरह की बॉडी शेमिंग होती है फ्रॉम द हस्बैंड। एग्जैक्टली ऐसा ही है बिहेवियर भी। ये बॉडी शेमिंग बहुत बड़ा वर्ड है। हमने तो सिर्फ इसे मोटे पतले और काले गोरे पे जोड़ रखा है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। हमारे रवैये, हमारे एटीट्यूड, अब ये तो घर में ही है ना, अब इसका क्या करना। हम जब इसे टेक इट इजी लेना शुरू हो जाते हैं ना किसी रिलेशन को, हर आदमी का माइंड, हर खातून का, हर बच्चे का माइंड इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो इग्नोर कर सके। वो सेंसिटिवली जब उसको फील करना शुरू करते हैं ना, आप उस शख्सियत को बर्बाद कर सकते हैं एक रवैये की वजह से। और आप ये देखें कि कई दफ़ा बड़ी सटल चेंजेस आती हैं जी। लोग आहिस्ता आहिस्ता पहले महफिलों में कतराना शुरू कर देते हैं, ज़्यादा सोशल गैदरिंग्स में जाते नहीं हैं। कुछ ख़वातीन को आप देखें, उनको अगर अपने वजन से प्रॉब्लम है, वो हर इवेंट पे काला पहन के आती हैं। व्हाई? बिकॉज दे फील कि ब्लैक स्लिम्स देम डाउन। ये बड़ा अहम सब्जेक्ट है, इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बात कर रहे हैं जी बॉडी शेमिंग के हवाले से, और इसको एक नफ्सियाती पर्सनल पहलू में लेने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक मुझे लगता है कि जितनी डिस्कोर्स बॉडी शेमिंग के हवाले से होती है, कहा यह जा रहा है कि मुझे, मैं जैसी हूँ या जैसा हूँ उसी बुनियाद पे एक्सेप्ट किया जाए। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि कुछ लोगों को बॉडी शेमिंग की ज़रूरत ही नहीं होती, यानी वो बहुत जाज़िब नज़र हैं, बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन उनको टारगेट कर करके शायद उस पॉइंट पे पहुंचाया जाता है जब वो अपने बारे में बहुत इनसिक्योर फील करते हैं। इसके पीछे क्या वजूहात रहती है, इस पे बात करते हैं। अभी तक हमने कहा कि अक्सर जो लड़के जिनको उनकी शक्ल सूरत पे, उनकी जिसामत पे जिनका मजाक उड़ाया जाता रहा, वो एहसास कमतरी का शिकार हुए। इन टाइम अगर उनको कोई बहुत हसीन और जमील लाइफ पार्टनर मिल भी गया, तब भी वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बल्कि अपनी एहसास कमतरी का बदला उस पर निकालते हैं। नाजिया, आपके पास अक्सर ऐसे पेशेंट्स आते हैं, व्हाट्स योर ऑब्जर्वेशन? देखिए, उसमें यही होता है कि वो बार बार किसी ऐसी पॉइंट पे एम्फसाइज कर रही होती है जो आपको टेक्निकली नॉर्मल नजर आता है। ऐसे लोगों को 1-8 मिनट के अंदर ही असेस किया जा चुका होता है कि वो खुद के कहने पे नहीं आई, या तो उनको सास ने भेजा है, नन ने भेजा है, या हस्बैंड ने भेजा है, या कोई इश्यू है उनके साथ जो वो उसको तंग कर रहा है। उसके बाद जैसे ही आप उनसे लेते हैं हिस्ट्री, तो उसमें वो थोड़ी देर के बाद वो उस लाइन पे आ जाती है कि जी मसला ये है कि मेरे साथ ये है,
या मेरे साथ जो है मेरी बहन ने मुझे ऐसे कहा, या मेरे हस्बैंड ने मुझे ये कहा, या मेरे मंगेतर ने मुझे ऐसे कह दिया कि तुम में ये मसला है। तो जब आप उसको ये एक, इसमें फिर मैं हमेशा इन्वॉल्व करती हूँ साइकोलॉजिस्ट को, बिकॉज यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा, अचीव भी कुछ नहीं होगा, ट्रीटमेंट तो वहाँ होगा ना जहाँ कुछ मैं डिलीवर कर भी सकूंगी। आप जैसी है वैसे ही रहेंगी या थोड़ी और बेहतर हो जाएंगी, तो वो चीज में मैं कुछ डिलीवर कर नहीं रही। अच्छा, वो फिर क्या करता है, क्योंकि एक डॉक्टर पे तो ऑब्वियसली उसको कुछ भी नहीं मिल रहा, वो डॉक्टर हॉप करके मजीद प्रेशर में आता है साइकोलॉजिकली, और यहाँ से कि भाई मेरा तो इलाज ही नहीं, मेरा वो, क्योंकि वो खुद भी सोचने पे मजबूर हो जाती है या हो जाता है कि जी मुझे कुछ मसला है, और वो खुद मसला देखने लगती है, यानी ये एज एन आपको नजर नहीं आ रहा। इन अदर वर्ड्स आपके ऊपर एक प्रोजेक्टेड फियर डाला जा रहा है। प्रोजेक्शन इज अ ह्यूज फिनोमेना। फरा, अक्सर हम देखते हैं कि जो ओवर पावरिंग बुलिंग पर्सनालिटीज होती हैं, और ये आपके करीबी रिश्तेदार भी हो सकते हैं, वो अपनी सोच आप पे मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसे में अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे करें कि आपको अगर मिसाल के तौर पे वजन पे, रंगत पे टोका जा रहा है बार बार, तो आप कैसे ये लाइन ड्रॉ करें कि भाई ये इस शख्स का ख्याल है और ये मुझे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। अच्छा, देखिए मैं हमेशा बात करती हूँ इन्वायरमेंट की, जो हमारा जो अल्टीमेट इन्वायरमेंट होता है। एक तो ना एक्सटेंडेड इन्वायरमेंट जिसमें रिश्तेदार ऐसे बात करें, एक होता है अल्टीमेट इन्वायरमेंट जो आपकी फैमिली का इन्वायरमेंट होता है, बहुत क्लोज नेट सर्कल, क्लोज। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है आपकी परसेप्शन क्रिएट करने में। अगर बाहर का कोई रिश्तेदार कह रहा है कि ये काली है या ये मोटी हो रही है, इसको रोको, तो वहाँ पे जो आपका जो अल्टीमेट इन्वायरमेंट है उसका इट्स देयर रोल कि आप उन्हें बोलें कि इट्स ओके, बड़ी होगी तो ठीक हो जाएगी। क्योंकि देखिए बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और अगर अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों के साथ तो ये भी मसला है ना कि जो सबसे करीबी रिश्तेदार हैं, यूट्यूब रूटस वाली सिनेरियो कि वही सबसे पहले ज़र्ब लगाते, तब क्या किया जाए? तब यह है कि कुछ चीज़ों का आपने सुनना है, कुछ चीज़ों का आपने इग्नोर करना है। परसेप्शन अगर आपकी डेवलप हो गई है, या तो यू टॉक अबाउट इट, आप जाएं किसी से डिस्कस करें, बिकॉज इट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन। और जैसे आजकल बॉडी डिस्मॉर्फिया है, बिकॉज हम सोशल मीडिया पे भी देखने हैं हर चीज़ परफेक्ट है, सो हमें ये अंडरस्टैंड करना है देयर इज़ अ फाइन लाइन। वहाँ पे भी परफेक्शन को दिखाने के लिए बहुत सारी एडिटिंग की जाती है, तो हमारे यहाँ और बहुत सारा सोशल मीडिया रोल प्ले करता है। जैसे आप गोरे हैं तो गोरे हो जाएंगे तो आपको यू विल गेट एवरीथिंग, सो यहाँ पे भी ना ये भी रोल बहुत इम्पोर्टेंट प्ले करता है। और मेरे ख्याल में देखिए एक जनरेशन का बिगाड़ हमारे अब सामने है, लेकिन व्हाट वी नीड टू लुक एट इज़ कि अब जो और बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, जिन्होंने यही परफेक्ट दुनिया, हम तो शायद वो वाले ज़माने से ना जब इंटरनेट नहीं था तो आपने मैगजीन्स, ग्लॉसीज, एक सर्टन पॉइंट तक आप एक मिस्ट्री भी रहती थी, एक्सपोजर था। अच्छा, मुझे लगता है कि जैसे हम फिल्म स्टार्स को देखते थे ना, तो बिकॉज उनकी इंस्टा फीड, उनका फेसबुक हमारे पास नहीं था, तो एक मूवी देखी, एक वो इमेज जहन में रहा, 2-3 तस्वीरें देखी, दैट्स अबाउट इट। उसके हिसाब से बाहर आ गए। अब आप उसकी फैमिली तक जाते हैं, आप उसको सब कुछ देखते हैं। और एक और चीज जो इन्होंने बात बताई और मैं देख रही हूँ, मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगी, आजकल ये जो मेकअप ट्यूटोरियल चले हैं ना, आपकी सोच है कि ये एक नई जनरेशन, ये टीनेजर कौन सी 9 से 13, 14 भी नहीं, ये बच्चे आते हैं और मैं इनसे जब इतनी एक्नी निकल रही है कि जिसकी कोई हद नहीं, ठीक है, उसमें आपके साइक्लिकल चेंजेस शुरू हो जाते हैं, तो इट्स अ पॉसिबिलिटी। जैसे में ये लेने के बाद तो उसकी अम्मी कहती है, एक चीज तो मैं बताना आपको और चाहूंगी, ये भला हो ये मेकअप ट्यूटोरियल्स का दुनिया के मेकअप ले के इस बच्ची ने अपने मुंह पे 9 साल की उम्र में लगा दिया। अब इसका मेकअप चेक नहीं, लेकिन फिर मुझे समझ ये नहीं आता कि जो वालदा आई हैं तो खरीदा कहाँ से? मैं दूसरा क्वेश्चन ही मेरा ये है, मैंने कहा इसके पास पैसे हैं, ये खुद कमाती है, आप लाई हैं या इसने आपके पास से पैसे लिए, ये जाके ले आइए। अब 9 से 13 साल की लड़की, आप इमेजिन कर सकते हैं, हमारे जमाने में हम चिप्स और पेप्सी तो ले सकते थे, ये मेकअप कैसे लेते थे? ये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी कि ईद आई है तो नेल कलर लगाएंगे और उस दिन मेहंदी लगेगी, और बहुत किसी ने इजाजत दे दी तो ग्लॉसिंग। आई स्टिल फेल टू रिमेम्बर नाजिया कि हमने खानदान में जितने खाला मामू की शादी थी बगैर ब्लो ड्रायर के अटेंड की, कभी भी नहीं था। ब्लो ड्रायर का तो नाम ही नहीं सुना था, सीरियसली हमें लगता था कि बहुत मैसिव चीज होगी तो हम जाएंगे। अम्मियां चली जाती थी हेयर स्टाइलिंग के लिए, बच्चे तो घर में तैयार, चोटियां बन जाती थी, मेरी तो खजूरी चोटी बनती थी हमेशा से। हमें नहीं समझ आता है कि देखें आप सर से पानी ऊपर हो जाए, अगर आपको लगने लगे कि जी बच्चे ने अब हशर नशर कर दिया, फिर आप उसको डॉक्टर्स के पास लिए भाग रहे हैं, इससे पहले आपको खुद। और मेरी अम्मी हमेशा एक बात कहती है नाजिया कि
रोक पहले खुद पे लगानी पड़ेगी। Exactly, अगर वो बच्चा तो माँ को देख रहा है बहुत ज्यादा मेकअप करते हुए, तो देन यू कैन नॉट स्टॉप हर। यू नो, आई वुड लाइक टू से समथिंग हियर कि बहुत सारी बॉडी इमेज या बॉडी शेमिंग जो आता है ना, वो आपके एनवायरनमेंट से आता है। अगर मदर कॉन्शियस है ना एंड शी इज नॉट गुड विद हर सेल्फ कि ओ मैंने ये खा लिया, मैं मोटी हो जाऊंगी, तो बच्चे में ऑटोमेटिकली आएगा, बिकॉज वो लर्न कर रहा है एनवायरनमेंट के साथ। प्लीज टेल मी कि जो खवातीन हु रिफ्यूज टू एज, और बहुत अल्लाह ताला ने उनको जीन्स भी अच्छी दी है, फिर उनको डॉक्टर नाजिया जैसे अच्छे डॉक्टर भी मिल गए, उनके बच्चों पे क्या असर बन रहा है? क्योंकि देखें, एक बाय डिफॉल्ट एक बच्चा अगली डकलिंग फेज से गुजरेगा, टीनेज आएगी, जब उसके हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, दे आर नॉट लुकिंग देयर प्रिटीएस्ट एंड दे सी अ मदर who is being flowered with compliments, तो उसकी पर्सनालिटी पे बच्ची की एक रेडीमेड कंपटीशन आ गया ना। very a lot of that competition, you know, I face a lot of that competition अभी nowadays because mothers are, you know, getting prettier and prettier day by day, और वो अपने आप को परफेक्ट रख रही हैं, और हालांकि बच्चों में वो हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं। बात फिर वही है कि हम कितना उसको पॉजिटिवली ले रहे हैं और पेरेंट कितना पॉजिटिव ले रहे हैं, बिकॉज देखें वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल आता है आपका रिलेशनशिप विद योर चाइल्ड। अगर वो फ्रेंडली है तो शायद वो आपके साथ डिस्कस करे और आपको बताए, और फिर आप उसको बता सकते हैं कि यू नो हाउ यू कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इट्स अ फेज, बिकॉज आई थिंक हम सब पे वो फेज आया है जहाँ पे हम वी यूज्ड टू बी वेरी अगली एंड वी यूज्ड टू। हमारी मदर्स कितनी समझदार थी ना, एक सर्टेन पॉइंट आएगा जब फैमिली गैदरिंग्स में आपके बजाय आपकी बेटी को कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे एंड यू शुड बी ओके विद दैट। कई दफ़ा मैंने देखा है मदर्स कॉम्पिटिशन पे आ जाती हैं, और आप बिल्कुल बच्ची जो यंग टीनेज गर्ल है 18-19 साल की लड़की, उसी के जैसा बनना चाहते हैं, उसी के जैसे कपड़े पहनना चाहते हैं। एंड आई डोंट नो, एज अ सोसाइटी भी हमारे अंदर ये सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि हम किसी माँ को एज अ कॉम्प्लीमेंट ये बात क्यों कहते हैं, ओ हो ये तो इतने बड़े बच्चों की माँ ही नहीं लगती। I mean, what kind of a compliment is that, Nadia? ये एक बहुत होता है, और इसका एक दूसरा वो भी देखें आप कि ये तो हम बहुत सुनते हैं कि माँ और बेटी बहनें लग रही है, तो हमने बहुत सुन लिया। पता नहीं किसके लिए ये कॉम्प्लीमेंट है, माँ के लिए या बाकी के लिए? है कि मेरे जैसे मेरी अम्मी लग रही है और माँ के लिए खुशी है। लेकिन ये बात सबसे इम्पोर्टेंट अब क्या है कि आप, और अभी हम जिस बारे में बात कर रहे हैं 13 से लेके 19 हम सब ने गुजारा, इस एज की लड़कियां जिस तरह तैयार होती हैं, यही तैयारी 25 से 30 साल के या 20 से 30 इयर्स के लोग की आंटियां, बाजियां, और 30 से 40 भी वही तैयार हैं, फुल वैक्स, फुल ब्लो ड्राई। आप कैसे ये टीनेजर लुक को महफूज करते हैं? किसी शादी में चली जाए, आपको टीनेजर की टीनेजर लुक ही नहीं कि जितने, एक किसी ने मुझे मीम भेजा था कि आप ये देखना चाहते हैं कि कौन सी खातून कितनी एज कॉन्शियस है, कितनी अपीयरेंस कॉन्शियस है, यू शुड अंडरस्टैंड दैट बाय द अमाउंट ऑफ ब्लॉन्ड शी हैज इन हर हेयर। एक 40 के बाद पता नहीं हमारा दिल चाहता है हम अपने बालों को ना हाइड्रोजन पर, देखिए जी मैंने भी लो लाइट्स कराई है, इसका ये मतलब नहीं है, लेकिन इट डज गिव अ सर्टेन ग्लो, आपके कम्प्लेक्शन के साथ अच्छा लगता है। लेकिन कुछ वाकई मैंने देखा है कि 40 एंड बियॉन्ड एवरीबॉडी इज गोल्डन। ये गोल्डन गर्ल होने का क्या रिवाज है? वो इसलिए कि वो पुरानी लुक से फेड अप हो चुके हैं, तो अगेन वो अपने लिए चेंज चाहते हैं, व्हिच इज नॉट बैड। लेकिन टीनेजर का लुक जो मैंने आपको बताया पहले 9 से 13 में मेकअप ट्यूटोरियल की जो हालत हुई है, और सेकेंडली 13 से 18 के अंदर वो बच्चियां आंटी और बाजियों वाले लुक के अंदर घूम रही हैं, जिसमें वो सब तैयार होके इतना मेकअप लगाती हैं, और इतनी ज्वेलरी, वैक्सिंग, ब्लो ड्राई, आई मेकअप होते हैं कि आप उनसे बात करते हुए देखें तो हैरत में पड़ जाएं। अच्छा, थोड़ा सा मैं फैशन ट्रेंड्स की भी बात करना चाहूंगी कि देखें, इस बात में कोई मजायका नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको बॉडी शेम ना करें, तो फिर आप भी अपनी जिसामत, अपनी बॉडी को लोगों के लिए बातें बनाने का मरकज ना बनाएं। कुछ फैशंस हो सकता है आप पे अच्छे ना लगे, आपकी बॉडी टाइप ऐसी नहीं है कि आप उनको कैरी कर सकें। एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी बैक। बच्चों का, टीनेजर्स का और कुछ कम उम्र लोगों का हम कहते हैं कि जहन कच्चा है, बहुत ज़्यादा इम्प्रेशनेबल होते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर बॉडी शेमिंग के कुछ ख़ास मखसूस जुमले आप सुनते हैं, उसमें दोनों तरफ हो सकता है, या तो आपके करीबी रिश्तेदार यानी आपके बहन भाई, आपके अम्मी अब्बू आपको इस बात पर बहुत टोकते हैं, एंड ऑन दी अदर हैंड आपका जो सपोर्ट ग्रुप है वो आपके फ्रेंड्स हैं। और कभी कभार यही चीज़ उलट भी होती है कि फ्रेंड्स आपको इन चीज़ों पर कॉन्शियस कर रहे हैं और माँ बाप कह रहे हैं नहीं बेटा सब कुछ सही है, किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई जिम ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है,
हैं तो उसमें बाकायदा ख़वातीन और लड़कियां डिप्रेस होकर लड़ती हैं कि देखिए फ़लानी की अम्मी तो इतनी कंसर्न है कि वो उसको कहाँ कहाँ लेके जा रही हैं, आपको मेरा कोई ख्याल नहीं है। ऐसी सिचुएशन में गाइडेंस किससे ली जाए? टीनेजर्स किसके पास जाएं? अपनी अकल तो बेचारे अभी क्योंकि दे आर इवॉल्विंग एंड दे आर ग्रोइंग, माँ बाप की सुने या दोस्तों की सुने? दैट्स द बिग क्वेश्चन। नाजिया क्या कहेंगी? नहीं, इन दोनों के अलावा वो तीसरी सबसे ज्यादा उस सर्च इंजन की सुनते हैं और उसके ऊपर इतना कुछ। देखिए, आपको हम सब जानते हैं सर्च इंजन में गलत भी लिखा है, सही भी लिखा है। एक क्लिक के ऊपर अगर आप बैठे ना तो आपको घंटों गुजर जाए, आपको पता भी ना चले कि क्या हो रहा है। जिस चीज को बेचना हो ना, मुझे लगता है कि वो दिखाते ही है, ऊपर आ जाता है। नहीं, वो दिखाते ही है कि मौत के अलावा हर चीज का इलाज है और हर एक को एडवर्टाइज करने का हक है और जो भी लिखने का हक है आपको सब मिल जाता है। आप अगर सिर्फ व्हाइटनिंग डालें, आपको इतने लिंक्स ओपन होंगे कि आप जब बंद करके 2 घंटे बाद उठेंगे ना तो आपको अपने से ज्यादा भूत और कोई लगेगा ही नहीं कि मैं तो इतनी काली हूँ, देखो ये तो क्या था। अच्छा, फिर आप सोचते रहेंगे, एक फ्लड ऑफ थॉट्स चल रही हैं, फिर आपको ये माँ बाप और दोस्त दोनों कुछ अजीब लगेंगे और आप उसकी राह में और सर्च करना शुरू हो जाते हैं। गलत सही, अच्छा सर्च करने में कोई हर्ज नहीं है, पढ़ने में हर्ज और नहीं। उसके स्टेप्स देखे ना, फिर आपको कोई सॉल्यूशन मिला जिसने अप्लाई कर लिया। जी 2000 की क्रीम है, पहले गए अम्मी के पास, अम्मी आप पैसे दे दें, अम्मी ने मना कर दिया, आप लगे पैसे जमा करने, सही गलत तरीकों से आपके पास पैसे हुए, फिर बगैर किसी को आपके पास अक्सर आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, कुछ इस्तेमाल किया था जो चुपचाप इस्तेमाल किया है, अम्मी ने लेके भी सालों इस्तेमाल हो गया, पता ही नहीं चला और अब देखें ये हो गया। तो अब इसने मुझे बताया, मैं तो कमरे में गई तो देखा तो इसकी कबर्ड में से ये निकल आया। अब आप बताएं इसने अपने मुंह का क्या हाल किया, बाल आ गए, ये हो गया। फिर माँ और बेटी तो नॉन स्टॉप जितनी देर आपके पास बैठेंगी ना वहां तो एक झगड़ा चल ही रहा है। इन्होंने मुझे लेके नहीं आई, मैंने जब कहा था डॉक्टर के पास, फिर मैं इनको कहती हूँ भाई देखे जो हो गया, अब आप आ गए, अब बताएं नुकसान कितना हुआ है, लगा कितना और अब क्या, और फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करें। आप वो करती हैं जैसे कोर्ट में लोग जा कहते हैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, तो आप पड़ता है। नहीं, वो बोलती कहाँ है। पहले तो मैं बहुत ही एक ना ड्राफ्टेड जुमला बता देती है जिससे उन्हें लगता है, मैं जैसे उनको यूं घूर के देखती हूँ तो ये समझ आती है कि लगता है कुछ गड़बड़ शुरू। पहले डॉक्टर साहब को सब कहते पता नहीं कैसे हो गया, खुद ही हो गया, पता ही नहीं चला। वन डे आई वोक अप एंड इट हैपेंड। एग्जैक्टली, हर एक का यही, क्योंकि ये बड़ी मासूम सी हिस्ट्री है ना, इसमें कोई पकड़ धकड़ नहीं हो सकती। फिर मैं जब पूछूंगी तो मुमकिन ही नहीं है, सोचो 5 मिनट बता दो सोच के, तब फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सच बाहर आता है। लेकिन डॉक्टर्स सोल्यूशन के लिए बैठे हैं, वो आपकी मदद करना चाहते हैं। जो डैमेज हो गया हर एक के साथ, हमारे साथ भी हो सकता है, लेकिन जब आप रियलाइज करते रहे दैट्स द बेस्ट टाइम, बेस्ट पार्ट। अब आगे से रिवर्स करने की कोशिश करें और रिवर्सल के भी बहुत सारे चांसेस है। फिर उसमें आपके पास वही बात है कि कंसिस्टेंसी आपको चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। फॉर कमिंग बैक टू द साइकोलॉजिकल एंगल ऑफ इट, कई दफ़ा जब आप किसी चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा दुखी हो चुके होते हैं और या वो आपकी वीकनेस बन चुकी होती है, अमूमन मैंने देखा है कि यंगस्टर्स उसके बारे में सीक्रेटिव होते हैं, ना वो पेरेंट्स से ज़्यादा बात करते हैं, ना वो अपने सपोर्ट ग्रुप या फ्रेंड से ज़्यादा बात करते हैं। ऐसे लोग ख़तरनाक है ये उनके अपने लिए, अपनी जहनी सेहत के लिए? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। देखें, अगर वो बात नहीं कर रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है, या तो उसको इतना ओपन इन्वायरमेंट नहीं दिया गया जिसकी वजह से वो बात नहीं कर रहे। सेकेंडली, कई जगहों पे बात करना शुरू होते हैं और हम आगे से रिएक्शन दे देते हैं कि ये बेकार की बातें हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, और मैंने बोल दिया था तो क्या हुआ। वी डोंट रियलाइज़ कि जो हमारे वर्ड्स हैं वो क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं एक टीनेजर के दिमाग पे, कि वो उसको किस तरह लेके जा रहा है। अभी रिसेंटली एक मेरे पास बच्चा आया, ही इज़ जस्ट 10 years old, और उसने एक पिक्चर बनाई, उसने कहा फेस मेरा है, बॉडी मेरे फ्रेंड की है। एंड आई आस्क्ड हिम कि बॉडी फ्रेंड की क्यों है, तो उसने कहा उसकी बॉडी यूँ है, मेरी बॉडी यूँ है। ठीक है, सो ये बॉडी इमेज की वजह से सेल्फ इस्टीम बिल्कुल ज़ीरो है। आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट जब आपने कहा था कि बहुत सारे इश्यूज इसमें कम्युनिकेशन के। पता मैं यूके गई थी एंड आई वाज वॉलंटियरिंग फॉर दिस वन ऑर्गेनाइजेशन दैट वुड गेज द स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी, डिप्रेशन इन यंग किड्स। उन्होंने कहा सबसे पहली चीज़ कम्युनिकेशन बाद में आएगी, बच्चे कम्युनिकेट नहीं कर पाते, उनके पास वोकैबुलरी नहीं होती। तो उनके जो काउंसलर्स होते हैं वो बाकायदा बच्चों के साथ, जैसे आपने कहा, उनकी ड्राइंग के साथ काम करते हैं कि कैसा कलर इस्तेमाल कर रहे हैं, बाल अपने अगर बना रहे हैं सेल्फ पोर्ट्रेट तो बाल कैसे हैं, शक्ल कैसी है, अपने आप को पावरफुल दिखा रहे हैं, वीक दिखा रहे हैं। सो आई थिंक टेल टेल साइंस हर बच्चा देता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल, और इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। अब देखें, अगर मैं सिर्फ उसी बच्चे की बात करूं, वो बच्चा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि वो ज़रा घर में वो फील कर रहा है कि मैं मोटा हूँ, तो वो जैसे किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है तो बच्चे बुली करते हैं। सो ही इज़ आइसोलेटिंग हिमसेल्फ कम्प्लीटली। यानी कितनी इंसिडेंट्स हैं जिनको अगर आप गौर से देखें तो आपको रियलाइज़ होगा कि कहाँ कहाँ आपको एक तरह से नफ्सियाती चोट मिल रही है। मिसाल के तौर पर बच्चे स्पोर्ट्स
स्पोर्ट्स पीरियड में 2 टीम्स बना रहे हैं, जाहिर सी बात है जिनकी जिसामत थोड़ी बड़ी है या फैट है उनको टीम में सेलेक्ट नहीं किया जाता, ये तो स्लो होगा भाई, इसकी वजह से तो हम हार जाएंगे। आई मीन इट स्टार्ट्स फ्रॉम दैट पॉइंट ऑल द वे कि अगर घर में दादी या नानी इस बात पे टोक जाए, ओ मोटी जल्दी उठो, तुमसे तो जल्दी आया नहीं जाता। आई मीन दीज phrases they really have an impact। और फिर वही बात मैं करूंगी कि फिर सपोर्ट कहाँ पे ढूंढें बच्चे, और कई दफ़ा जो बिगाड़ आता है वो इसी वजह से आता है क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं मिल रहा होता, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा होता। सो देखिए हर एक एनवायरनमेंट में हमने थोड़ा सा क्रिएट करना है ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे बच्चा किसी के पास जा सके और अपने प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन कर सके, और पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अगर एक आप देख रहे हैं कि आइसोलेशन आ रही है, सो वो क्यों आ रही है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। बिकॉज आपने जो बात की, अगर मैं नाजिया के पास लेके आऊँ, नाजिया आपने अभी जैसे कहा कि अम्मी और बच्चे आते हैं तो उनमें आपको इख्तिलाफ साफ नजर आ रहा है, लड़ाई उसी वक्त हो रही है। कॉमन कम्युनिकेशन के मसाइल क्या देखें, जैसे माँ से अगर कोई, मैं अपनी अम्मी से भी जाके बचपन में कहती हूँ अम्मी ये दाने निकले, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, ये जुमला ही पहले आता था कि आप योर इमोशन योर फीलिंग इज नल एंड वॉइड, कोई वैलिडेशन नहीं है। सही है। देखिए होता ये है, इसमें बहुत सारे तरह के लोग हैं और उनके अपने मिजाज हैं और अपने घर के माहौल और माँ बाप की तालीम और उसके ऊपर उनका रिएक्शन है। कुछ लोग इतने बॉदर्ड हैं कि अपने बच्चे के निकलने पर एक दाने को लेकर अभी एक पैच हल्का सा भी आपको लगा कि वाइट निकल आ रहा है, उनके दिमाग में ये कि अरे ये बर्स तो नहीं हो गया, वो लेके डॉक्टर्स के पास फिर रहे। कुछ माँ बाप ऐसे हैं आधी बॉडी भी सफेद हो गई तो वो अब क्या कर सकते हैं। ये एक अलग अलग मिजाज की बात है कि वो रियलाइज क्या कर रहे हैं। अच्छा माँ बाप का मिजाज डेफिनेटली कुछ और होगा और आज के टीनेजर का मिजाज कुछ डेफिनेटली बहुत और है। फिर वो किस ग्रुप में उठ बैठ रहा है, वही आपने फ्रेंड्स और सपोर्ट ग्रुप का कहा। इसीलिए वो जो जनरेशन गैप की हम बात करते हैं वो बिहेवियर का ही डिफरेंस है, जहाँ उस पॉइंट पे बच्चा कह रहा है और माँ बाप किसी और पॉइंट। देखिए इससे बेहतर है कि बच्चा सिर्फ सुनी सुनाई बात पे यानी टेलीविजन स्क्रीन पे देख के या दोस्त से पूछा, दोस्त ने कहा जी मुझे एक्ने हुई थी तो मैंने फलानी दवाई लगाई, मुझे बड़ा फायदा हुआ। आई हैव सीन जहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा आती है ना कि बच्चे को पेरेंट्स की तरह से सुनवाई नहीं मिल रही, वो ऐसी सुनी सुनाई चीजों पे ज्यादा चले जाते हैं। तुम क्या इस्तेमाल बिल्कुल। और इसके अलावा एक प्रिस्क्रिप्शन में एक्नी का जब लिखा, आप यकीन करें मेरे घर के करीब एक कॉलेज था, वो लड़की आई डिलिबरेटली कि मैं हम सबको ऐसी बात है टीनेजर्स को तो एक्नी होती है, उसने पहले डेस्क पे बैठ के फोटो स्टेट शॉप में जाके 17 कॉपियां निकाली उस एक्नी के प्रिस्क्रिप्शन की जो उसके लिए लिखा गया था और पूरी क्लास में बांटा। मुझे कैसे पता चला ये क्या था उसकी तरह से एग्जैक्टली मेरा नाम कटा हुआ और फोटो स्टेट स्लिप आई तो मेरा लिखा हुआ था ऑब्वियसली प्रिस्क्रिप्शन। मैंने कहा मेरा नाम क्यों काटा है, तो उस लड़की ने कहा कि चूंकि उसने कहा अच्छा नहीं लगता, उसको इतनी तमीज जरूर थी कि नाम नहीं आना चाहिए डॉक्टर का, तो उसने डॉक्टर का नाम काट के जो सेंट्रल स्लिप थी ना उसके 17 कॉपियां निकाल के सारी क्लास में बांटी। सबने सामान खरीद लिया, जिसको जो दवाइयां तक आप सोच ले, ओरल मेडिकेशन जिसको लग गई तुक्का लग गया, जिसको नहीं लगा वो वापस आ गया। तुम्हारे साथ ही मसला है, तुम मेरे ख्याल में डायरेक्ट डॉक्टर के पास अब चली जाओ। Oh my God, it is such a complicated thing। लेकिन मुझे ये बताएं कि हम अपनी स्पीच में, अपने रवैयों में सेंसिटिविटी लाने के लिए फ़र्क क्या कर सकते हैं। देखें ये तो हर, जैसे नाजिया ने बहुत अच्छी बात की कि हर एक का जहन मुख्तलिफ है। कोई हमारे जैसे ढीठ होते हैं कि हमें कोई कुछ भी कह जाए तो हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, या किसी और चीज़ तरह से फ़र्क पड़ रहा है और हमें पता ही नहीं है। लेकिन जो बेचारे हसास लोग हैं और हमारी अपनी हसासियत इस मामले पर बढ़े, हमें क्या करना चाहिए बतौर माशरा? देखिए एक तो पहले एक्सेप्टेबिलिटी लानी है वे वी आर, वो तो इट्स अ डिफिकल्ट थिंग पर लानी है किसी तरह। दूसरा हमारा जो एनवायरनमेंट है ना अब सपोर्ट करता है कि अगर मुझे कम्युनिकेट करना है कि आप ऐसी लग रही हैं, तो वो कम्युनिकेशन कैसे करें। अगर वो रियली चेंज चाहते हैं, इवन हस्बैंड वाइफ के अंदर चेंज चाहते हैं या वाइफ हस्बैंड्स के अंदर चेंज चाहते हैं कि जी आप मोटे हो रहे हैं तो थोड़ा कंट्रोल कर लें, सो आप उन्हें बता सकते हैं कि आप ना इस तरह अच्छे लगते हैं, रादर सेइंग कि तुम ये बुरा लग रहा है, ये बहुत बुरे लग रहे हो, यानी नेगेटिव एंड पॉजिटिव कंडीशनिंग एग्जैक्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एनवायरनमेंट में। सेकेंडली टीनेजर्स जो बच्चे हैं उनमें एक पॉजिटिव इमेज रखें। अगर वो मोटा हो रहा है तो वो अंडरस्टैंड करें कि एक फेज़ है जो कि ख़त्म हो जाएगा विद टाइम, सो वो फेज़, और बच्चों को भी अंडरस्टैंड कराएं कि इट्स ओके, दिस इज़ अ फेज़, में भी ऐसा ही था। तो ये जो कम्युनिकेशन है ना, दिस नीड्स टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। अरे जिसको कहते हैं ना कि रिवायती तौर पे हमारे माशरे में लिहाज, मुरव्वत, खुलूस था कि कोई बात हम कहते हुए झिझकते थे पहले। अब हम इतने बदलिहाज और मशीन गन क्यों हो गए नाजिया कि जो चीज़ बुरी लगी हमने कहा हम तो बड़ा खराब बोलते हैं और ठक 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 हमने फाइल। आपने सही कहा और मैं हमेशा इसका जवाब ये देती हूँ कि खराबपन बदतमीजी नहीं है, खराबपन मैनरिज्म के अगेंस्ट नहीं है और आपको इतना सच्चा होने का सर्टिफिकेट लेने की और देने की जरूरत भी नहीं है।
क्योंकि जहां पर आप ब्लंट हैं और जहां बदतमीज हैं उसके आगे आप कोई भी वैलिडेशन दे दें, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपके बोले हुए अल्फाज और आपके किए हुए जेस्चर्स किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। एक कोट मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा और उसमें उन्होंने कहा कि व्हेनेवर यू बिगिन अ सेंटेंस बाय सेइंग आई वांट टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट, तो उसमें ऑनेस्टी से ज्यादा आपका जो रुझान ब्रूटैलिटी पे होता है कि आप कितनी ज्यादा चोट तरीके से बोल सकते हैं। आई थिंक दैट इज वेयर वी रियली ड्रॉ द लाइन। थैंक यू सो मच फराह एंड नाजिया फॉर बीइंग हियर। वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, वेरी वाइड सब्जेक्ट, लेकिन प्लीज बॉडी शेमिंग को अगर आपने अपना मिजाज, अपना कंपस, अपनी कंपस ऑफ रीजन को सही रखना है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ इस बात को पिक कर लीजिए कि जो बात कहें उससे किसी की दिल आजारी ना हो, चाहे वो सच्ची क्यों ना हो। उसको कहने का एक अंदाज होता है और आपका अगर असल मकसद ये है कि उसको नीचा दिखाना है, तब तो आप बॉडी शेमिंग से उसको हल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको इम्प्रूवमेंट की तरफ लाना चाहते हैं, उसमें ये बात को उजागर करना चाहते हैं कि वो अपना ख्याल रखे, चीज़ों को मस्बत तरीके से ले, तो आपका अंदाज बड़ा मुख्तलिफ होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।